अर्थव्यवस्था का संकट उत्पन्न हुआ था। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गुजरात और बिहार के आंदोलन। तो उस समय गुजरात और बिहार राज्य दोनों राज्यों में, गुजरात और बिहार दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। हुआ ये कि जनवरी 1974 में गुजरात में जो छात्र थे, छात्रों ने खाद्यान्न की कमी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां पर आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में जो गैर कांग्रेसी दल थे, जो उस समय गुजरात में विपक्षी दल थे, तो इस आंदोलन को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला और धीरे धीरे ये छात्र आंदोलन था। वैसे तो ये छात्र आंदोलन यानी छात्रों का ही आंदोलन, लेकिन इसमें विपक्षी दल भी शामिल हो गए, विपक्षी दलों का भी इस आंदोलन को समर्थन मिला और ये बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। तो इसमें राष्ट्रपति, तो केंद्र की सरकार ने जब ये देखा कि ये इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है गुजरात सरकार के खिलाफ, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जैसे हमने अभी पढ़ा कि केंद्र में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, उसी तरह जब किसी राज्य में वहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या किसी राज्य में एक तरह से हम लोग देखेंगे कि कोई संकट उत्पन्न हो जा रहा है, तो केंद्र की सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देती है। राष्ट्रपति शासन का मतलब ये हुआ कि उस राज्य का जो शासन है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है। तो वहां पर केंद्र सरकार ने गुजरात में वहां के आंदोलन को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब वहां के जो नेता हैं कांग्रेस के, वो राष्ट्रपति शासन का विरोध करने लगे। उसमें मोरारजी देसाई, जो कि पहले कांग्रेस के थे और बाद में इंदिरा गांधी के सबसे बड़े विरोधी बनकर उभरे, तो मोरारजी देसाई ने केंद्र सरकार को ये चेतावनी दी कि यहाँ से राष्ट्रपति शासन हटाइए और गुजरात में दोबारा से चुनाव कराया जाए। अगर ऐसा नहीं कराया गया तो वो आमरण अनशन या भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। बाद में वहां चुनाव कराए जाने की जो मांग है, जो प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया कि केंद्र सरकार को गुजरात में दोबारा से चुनाव कराना पड़ा और इस चुनाव में कांग्रेस को हार मिलती है। तो ये था गुजरात में आंदोलन और उसके बाद का जो आंदोलनों का जो परिणाम हुआ। उसी तरह से बिहार में मार्च 1974 में गुजरात की तरह ही यहाँ पर भी छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया था और छात्र आंदोलन के छात्रों ने भी लगभग वही मुद्दे थे। महंगाई का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, इसी तरह खाद्यान्न का जो संकट था, ये सब मुद्दे थे। तो बिहार के छात्रों ने छात्र आंदोलन था, तो बिहार के छात्रों ने या छात्र नेताओं ने जयप्रकाश नारायण आजादी की लड़ाई में समाजवादी नेता थे। बाद में आजादी के बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई और लेकिन उस समय जब ये बिहार में छात्रों का आंदोलन चल रहा था तो जयप्रकाश नारायण सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे। सक्रिय राजनीति का मतलब होता है जैसे चुनावी राजनीति या ये जो पूरी तरह जो राजनीति उससे संन्यास ले चुके थे और वो सिर्फ समाज सेवा में ही लगे हुए थे। लेकिन बिहार के छात्र जयप्रकाश नारायण के पास गए, उन्होंने कहा कि आप हम लोगों का नेतृत्व स्वीकार करिए और आपके नेतृत्व में हम जो हमारी समस्याएं हैं बिहार सरकार के खिलाफ, हम उन समस्याओं को आपके नेतृत्व में उठाएंगे। तो जयप्रकाश नारायण ने इस शर्त पर नेतृत्व स्वीकार किया, जो आंदोलन था उसका नेतृत्व स्वीकार किया। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि पहली बार तो आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, यानी कि आंदोलन में मारपीट इस तरह से हिंसक तरीके नहीं अपनाए जाने चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि आंदोलन बिहार तक ही न सीमित हो, यानी कि आंदोलन का जो प्रभाव है या आंदोलन है वो लगभग पूरे देश में देशव्यापी प्रभाव होना चाहिए, पूरे देश भर में उसका प्रभाव होना चाहिए। तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार का छात्र आंदोलन आ गया, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण ने मांग किया कि बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त किया जाए क्योंकि वो जनता की समस्याओं को सही तरीके से समाधान नहीं कर पा रही है। अब देखते हैं कि ये जो गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन हुए उसका क्या प्रभाव पड़ा, मतलब उसका देश भर में क्या प्रभाव पड़ा। तो हम लोग देखेंगे कि ये वैसे था तो बिहार और गुजरात सरकार के खिलाफ, लेकिन इसका बहुत ही व्यापक असर पड़ा, राष्ट्रीय राजनीति पर इसका असर पड़ा। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने एक संसद मार्च किया, दिल्ली में संसद मार्च किया, संसद यानी कि संसद भवन तक मार्च किया, यानी कि एक तरह से रैली की। तो कहते हैं कि उस समय दिल्ली में उस समय तक की वो सबसे बड़ी रैली थी, इतने ज्यादा लोग आए, इतनी ज्यादा भीड़ आई और जयप्रकाश नारायण को
लगभग सभी विपक्षी दलों ने, जो गैर कांग्रेसी दल थे, इन दलों ने जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के विकल्प के तौर पर देखा। इन दलों को लगा कि जयप्रकाश नारायण जो विपक्षी एकता है उसका नेतृत्व करेंगे और इंदिरा गांधी की सरकार को एक तरह से उखाड़ फेंकेंगे। उसी दौरान एक और घटना हुई कि रेल कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दिया। रेल कर्मचारियों की अपनी मांग थी, बोनस के लिए, अपनी मतलब नौकरी की सुरक्षा के लिए रेल कर्मचारियों ने हड़ताल प्रारंभ कर दिया और सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। रेल कर्मचारी हफ्तों तक एक तरह से उस पर रहे, हड़ताल पर रहे। तो ये सब भी उस समय इस जो बिहार और गुजरात का आंदोलन था उसी का ही प्रभाव था। हुआ तो ये आंदोलन इन्हीं दो राज्यों में था, लेकिन बाद में ये आंदोलन पूरे देश भर में इसका प्रभाव पड़ने लगा। इंदिरा गांधी के खिलाफ लोग एकत्रित होने लगे और इस जेपी के नेतृत्व वाले आंदोलन में बहुत सारे लोग शामिल होने लगे। तो ये पहला मैंने आपको बताया कि आर्थिक संदर्भ, जो आर्थिक संकट था। दूसरा मैंने बताया गुजरात और बिहार का जो आंदोलन था। अब तीसरा हम लोग देखेंगे कि न्यायपालिका से संघर्ष, यानी कि जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसका न्यायपालिका के साथ जो टकराव चल रहा था। जैसे इंदिरा गांधी सरकार के बहुत सारे फैसलों को न्यायपालिका पलट देती थी। न्यायपालिका कहती थी कि ये फैसले संविधान के खिलाफ हैं। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने भी न्यायपालिका पर यह आरोप लगाया कि न्यायपालिका यथास्थितिवादी हो गया है। यथास्थिति मतलब होता है कि जैसी स्थिति है वैसी ही बनाए रखना। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने कहा कि न्यायपालिका इस देश में कोई बदलाव नहीं चाहती है। न्यायपालिका चाहती कि जैसी स्थिति थी वैसी ही रहे और न्यायपालिका गरीबों के लिए कोई लोक कल्याणकारी योजना लागू नहीं करना चाहती। न्यायपालिका चाहती कि गरीबों के लिए कोई लोक कल्याणकारी योजना न लागू हो, इसलिए न्यायपालिका हमारी सरकार की जो भी कामकाज है उसमें दखल देती है। तो और मतलब एक तरह से जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसने ये भी आरोप लगाया कि इसमें न्यायपालिका का जो दखल है, जो हमारे फैसलों के बीच जो न्यायपालिका का दखल है, वो एक तरह से लोकतंत्र और संसदीय सर्वोच्चता के खिलाफ है। लोकतंत्र के खिलाफ ऐसे हुआ कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के फैसलों को न्यायपालिका इसलिए पलट देती थी, यह कहकर पलट देती थी कि ये संविधान के खिलाफ है। दूसरी तरफ जो संसदीय सर्वोच्चता है, संसदीय सर्वोच्चता का मतलब होता है कि कानून बनाने में संसद ही सर्वोच्च होती है। कानून मतलब संसद इस देश की सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था होती है। संसद ही कानून बनाती है। तो कानून के मामले में संसद को सर्वोच्चता प्राप्त है। अब हो ये रहा है कि संसद कोई कानून बना रही है और हमारे देश की न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर दे रही है। ये कहकर रद्द कर दे रही है कि ये कानून संविधान के खिलाफ है। तो इंदिरा गांधी सरकार ने मुख्य रूप से 2-3 बड़े आरोप लगाए इसके ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर। उन्होंने पहला ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हमारी न्यायपालिका है वो यथास्थितिवादी है, वो कोई बड़ा बदलाव नहीं चाहती है। हमारी न्यायपालिका जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लागू नहीं करने देना चाहती और न्यायपालिका लोकतंत्र और संसदीय सर्वोच्चता के खिलाफ काम कर रही है। तो अब 11वीं क्लास में भी आपने 2-3 चीजें पढ़ी होंगी कि न्यायपालिका और संसद के बीच मुख्य रूप से वो जो पूरा पीरियड था, मतलब 1960-1970 का जो दशक था, उसमें न्यायपालिका और संसद के बीच 2-3 चीजों को लेकर के बहुत विवाद हुआ। पहला ये था कि न्यायपालिका और संसद के बीच ये थोड़ा खींचतान चलती रही इस बात को लेकर कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कोई कटौती कर सकती है कि नहीं। आपको पता है कि जब देश का संविधान बना तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। तो उसमें एक था संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो संपत्ति का मौलिक अधिकार ये कहता था कि संपत्ति रखना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी जितनी चाहे संपत्ति रख सकता है, अपनी संपत्ति संरक्षित कर सकता है, अपनी संपत्ति बना सकता है। तो जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस की सरकार ने भूमि सुधार का प्रयास किया। भूमि सुधार का मतलब ये था, या जमींदारी प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, जो बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं, जो बहुत बड़े भूस्वामी हैं, उनकी जमीनों को गरीबों में वितरित किया जाए, भूमिहीन लोगों में वितरित किया जाए। तो ये कैसे संभव था? जब तक संपत्ति का मौलिक अधिकार था तब तक
सरकार के लिए ऐसा करना संभव नहीं था। सरकार जब भी किसी की जमीन छीनकर भूमिहीन लोगों को देने का प्रयास करती तो वो व्यक्ति कहता है कि हमें संपत्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी संविधान कहता है कि हम चाहे जितनी संपत्ति रख सकते हैं। तो सरकार कौन होती है? हमारी संपत्ति छीनकर लोगों को बांटने वाली। तो ये सब सरकार के खिलाफ चुनौतियां थी कि वो कैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करे, वो कैसे भूमि सुधार करे, वो कैसे बड़े बड़े भूस्वामियों से जमीनें लेकर के भूमिहीन लोगों में वितरित करे। तो ये सब चुनौतियां थी। सरकार ये सब काम तब तक नहीं कर सकती थी जब तक मौलिक अधिकारों के रूप में संपत्ति का अधिकार लोगों को प्राप्त था। तो अब इसमें सरकार चाहती थी कि संपत्ति के मौलिक अधिकार में संशोधन किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार में कोई संशोधन नहीं कर सकती। 1967 में एक सुप्रीम कोर्ट में एक वाद हुआ, उसको कहते हैं गोलकनाथ वाद। गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार में न तो कोई कमी कर सकती है, न तो कोई संशोधन कर सकती है। अब एक और इसमें मसला उठता है, एक और इसमें सवाल उठता है कि जो संसद का कहना था कि या सरकार का कहना था कि हम देश में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जैसे नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए सरकार चाहती थी कि कुछ मौलिक अधिकारों में कटौती की जाए। कुछ मौलिक अधिकारों सरकार का कुल मिलाकर आप लोग इतना समझिए कि सरकार का मुख्य फोकस बस इस बात पर था कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है इसको या तो मौलिक अधिकारों से हटा दिया जाए, जो कि अब हटा दिया गया है। अब हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसमें संपत्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन उस समय संपत्ति का मौलिक अधिकार था और इस वजह से सरकार लोगों से, जो भूस्वामी थे, जो जमींदार थे, उनसे जमीनें लेकर के जो भूमिहीन लोग थे उनमें वितरित नहीं कर पा रही थी। तो सरकार के खिलाफ ये एक बड़ी चुनौती थी। तो यानी कि मौलिक अधिकारों में कटौती के लिए सरकार और संसद और न्यायपालिका, सरकार और न्यायपालिका के बीच बहुत टकराव हुआ उस दौरान। इसके साथ ही उसमें दो और ऐसे जजमेंट थे, दो और ऐसे कह सकते हैं कि उस समय दो ऐसी घटनाएं घटी जिससे सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव और बढ़ा। सबसे पहली घटना थी 1973 में। 1973 से पहले ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठ जज होता था, जो सबसे सीनियर होता था, उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता था, मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। हम लोग जानते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं वर्तमान में और 32 अन्य न्यायाधीश होते हैं, मेरे ख्याल से 32 या 33। तो जितने जज होते हैं उसमें जो सबसे सीनियर होता है वो मुख्य न्यायाधीश बनता है। ऐसा 1974 से पहले था, 1973 से पहले ऐसा था। तो इंदिरा गांधी ने पहली बार इस लीक से हटकर, मतलब चीफ जस्टिस कौन बनेगा, मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, इसका प्रावधान हमारे संविधान में ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लेकिन ये एक तरह से वो बन गया था, एक कह सकते हैं कि जैसे हम लोग इसको कह सकते हैं कि एक रिवाज बन गया था कि जो सबसे सीनियर जज होगा उसे ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो इंदिरा गांधी ने 3 सीनियर जजेस को हटा करके, यानी कि 3 सीनियर जजेस की बजाय जो चौथे नंबर का सीनियर जज था, जो चौथे नंबर पर आता था सीनियरिटी से, उनको बना दिया चीफ जस्टिस। तो यानी कि इंदिरा गांधी और एक तरह से न्यायपालिका में यहाँ पर भी टकराव हुआ कि इंदिरा गांधी ने सबसे सीनियर जस्टिस को चीफ जस्टिस नहीं बनाया। और दूसरा जो एक फैसला था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय ये फैसला, मेरे ख्याल से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो सांसद के तौर पर 1971 का जो चुनाव था, इंदिरा गांधी एक सांसद के तौर पर उस चुनाव को जीतती हैं। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो प्रत्याशी थे वो राजनारायण थे। राजनारायण को इंदिरा गांधी ने हराया था और सांसद बनी थी। तो राजनारायण इलाहाबाद हाईकोर्ट में चले गए। राजनारायण ने वहां पर केस फाइल किया। राजनारायण ने ये कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनावों में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मतलब कोई भी ऐसा जो कार्यपालिका का सदस्य हो, यानी जो सरकार का अंग हो, वो चुनाव में किसी भी सरकारी, न तो सरकारी धन का, न तो सरकारी गाड़ी का,
या और किसी भी मतलब और कोई सरकारी मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सबका प्रयोग या उन सबकी मदद कोई भी प्रत्याशी नहीं लेगा। लेकिन राजनारायण कोर्ट में चले गए। राजनारायण ने कहा कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, सरकारी कर्मचारियों का या सरकारी अधिकारियों का, या इस तरह से कह सकते हैं हमने इनकी मदद ली है। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ ये आरोप थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये आरोप सिद्ध हो जाता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इंदिरा गांधी के जो सांसद वाली सदस्यता थी, इंदिरा गांधी जो सांसद का चुनाव जीती थी, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अब इंदिरा गांधी संसद की सदस्य नहीं रहेंगी, इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रही। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस देश का प्रधानमंत्री बनता है या इस देश का कैबिनेट मंत्री बनता है या इस देश का मंत्री बनता है, तो मंत्री बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाए जाने के 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य होना पड़ता है। यानी इसका मतलब ये था कि अब लोकसभा की यानी लोकसभा के सदस्य थे इंदिरा गांधी, उनकी सदस्यता यहाँ पर रद्द हो जाती है। तो इंदिरा गांधी को 6 महीने के अंदर में लोकसभा या राज्यसभा से चुनकर जाना था, तभी वो प्रधानमंत्री रह पाती। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। इंदिरा गांधी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक इंदिरा गांधी के अपील की, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, इसकी सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक इंदिरा गांधी की जो सांसद की सदस्यता है, संसद की सदस्यता है या उनका जो निर्वाचन है वो रद्द नहीं किया जाएगा। हालांकि जब तक फैसले की सुनवाई नहीं होती है, इंदिरा गांधी संसद के कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती हैं। तो ये हम लोग अब समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब घटनाएं आपको 1972 से 1973, 1974, 1975 के आसपास की सारी घटनाएं हैं। जैसे आर्थिक संकट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इंदिरा गांधी 1971 में जीत कर तो आ जाती है, गरीबी हटाओ का नारा देकर तो आ जाती है, लेकिन देश में उस समय बहुत भारी आर्थिक संकट आ गया। हर तरफ दिक्कत थी, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, खाद्यान्न संकट था और रेलवे की हड़ताल चल रही थी। इसके साथ ही बिहार और गुजरात में जो कांग्रेस विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, जो छात्रों का जो आंदोलन शुरू हुआ, बाद में उसको विपक्ष का समर्थन मिला, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में वो आंदोलन शुरू हुआ। और इसी के साथ ही जो सरकार का या संसद का या कार्यपालिका का जो टकराव था न्यायपालिका से, वो टकराव भी इस दौरान बहुत चरम पर था। तो ये सब मुख्य वजहें रही जिससे जो कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार, वो देश में आपातकाल लगाने की दिशा में आगे बढ़ी। अब होता ये कि जो जेपी का आंदोलन चल रहा था, तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे जयप्रकाश नारायण, तो उन्होंने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया था। यानी कि जयप्रकाश ने कहा था कि 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हम सब लोग एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और जयप्रकाश ने इसमें राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जयप्रकाश नारायण ने उस समय जो सेना के जवान थे, जो पुलिस वाले थे और जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी थे, जयप्रकाश नारायण ने सबसे अपील किया कि आप लोग इस सरकार की अनैतिक और अवैधानिक मतलब जो सरकार का गैर कानूनी आदेश है उसको मत मानिए। तो यानी जयप्रकाश नारायण, आप समझने का प्रयास करिए, वो सीधे तौर पर सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस वालों और एक तरह से सेना के सैनिकों से कह रहे हैं कि आप लोग सरकार की अनैतिक आदेशों को, सरकार के गैर कानूनी आदेशों को मत मानिए। तो इंदिरा गांधी जो 25 जून को जो दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन होने वाला था, तो कहीं न कहीं इन सब आंदोलनों से इंदिरा गांधी की सरकार बहुत भयभीत थी। इंदिरा गांधी की सरकार को लगा कि अब हमारी सरकार संकट में है और कहीं ना कहीं अब हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उस समय कहा कि अब देश में गंभीर संकट की घड़ी है या देश में आंतरिक गड़बड़ी है। जो मैंने बताया था कि आपातकाल 3 वजहों से लगाया जा सकता है, उसमें तीसरा था आंतरिक अशांति। तो इसी आंतरिक अशांति के आधार पर
25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल लगा दिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आपातकाल लगा तो इसके पक्ष में क्या कहा गया, इसके विपक्ष में क्या कहा गया, और आपातकाल का भारत की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा। थैंक यू।